मेरे पहले अभय जी माटे, शर्मा जी और पाल जोशी जी ने इतनी अच्छी अच्छी चीजें कही कि मैं कुछ दो तीन चीजें उनकी बाद में दोहराऊंगा। पर इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, इस गुरुत्व परिषद की कार्यकारिणी की ओर से आप सबका पुनश्च हार्दिक स्वागत मैं करता हूं। शर्मा जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारी प्रकाश की संस्कृति है। कोलैबोरेटिव गुरुत्व का दूसरा नाम शायद प्रकाश की संस्कृति हम रख सकते हैं। और हम सदियों तक विश्व गुरु रहे हैं और आज फिर से गुरुत्व के माध्यम से उस विश्व गुरु पद की ओर हम किस तरह चल सकते हैं, ये विचार भी हम समझते हैं कि इस परिषद के मार्ग से निकल आएगा। हमारे तीन प्रमुख अतिथि माननीय विनय जी सहस्त्रबुद्धे, माननीय सांसद सत्यपाल सिंह जी और माननीय डॉक्टर विजय जी भाटकर। तो विनय जी, जैसे कि बताया था अभय जी ने, उनको अचानक पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एक इमरजेंसी मीटिंग में जाना पड़ा। तो उन्होंने हमें शुभकामनाएं दी हैं और वो इस विचारधारा से काफी जुड़े हुए हैं, तो भविष्य में उनके ज्ञान का हम निश्चित लाभ लेंगे। माननीय सत्यपाल सिंह जी एयरपोर्ट से अभी निकल चुके होंगे और किसी भी समय यहाँ पर पहुंच जाएंगे। और माननीय डॉक्टर विजय जी भाटकर, उनकी दूसरी अपॉइंटमेंट थी सुबह में, परंतु वो भी अभी लंच तक यहाँ पहुंच जाएंगे। अभय जी ने कहा था चिन और चिक, तो मैं तो फेल हो गया। तो जो आपने अभी आदेश दिया है उसका परिपालन मैं करूंगा। और पाल जोशी जी ने बड़ी अच्छी अच्छी चीजें सुनाई, गेट ए चाइल्ड इन्वॉल्व। तो हमारे गुरुत्व में एक चीज हम जरूर करते हैं पाल जोशी जी, चाइल्ड इज फुल्ली इन्वॉल्व। चंचल जी आपको इसकी गवाह दे देंगे। और दूसरा आपने कहा था कि स्टूडेंट्स आर प्रिंसिपल्स, और ये बात सच है। बाद में यहाँ पर कोई चित्र आ जाएगा आपके सामने तो आप देखेंगे कि ये जो कोलैबोरेटिव हमने इसको जो नाम दिया है वो क्यों दिया है और किस तरह हम उसको अमल में लाएंगे। और एक बात बहुत अच्छी, आपने कई बातें अच्छी बताई सभी ने, तो उसमें से आउट ऑफ द बॉक्स आपने कहा। तो गुरुत्व में हम नवीकरण पे काफी भार दे रहे हैं, तो नवीकरण के माध्यम से, बल्कि आउट ऑफ द बॉक्स के माध्यम से नवीकरण होगा, ऐसी उम्मीद भी हम रखते हैं। अभी इस दो बातें मैं जरूर कहूंगा कि ये कल्पना कोई नई कल्पना नहीं है। जैसा कि अभय जी ने कहा, ये भारतवर्ष की अपनी कल्पना है गुरुत्व की, और इसी के बल पे 18 सदी तक भारत जगत में पहले और दूसरे नंबर स्तर पे रहता रहा। और दुर्भाग्य से एक पश्चिम के छोटे देश ने हम पर कब्जा कर लिया और 200 साल तक उन्होंने जो कुछ भी हमारा ये समृद्धि और ये जो धन था, इसका संपूर्ण विनाश करने का उन्होंने बहुत सफल प्रयत्न किया। लेकिन हम ये बीड़ा उठा सकते हैं और उनकी सफलता का मुकाबला कर सकते हैं। हम स्वयं स्वतंत्र हैं और हमें ये बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए कि विश्व में पुनश्च हम विश्व गुरु किस तरह बने, लेकिन विश्व गुरु बनने से पहले हम भारत को फ्रंट लाइन में किस तरह से खड़ा करें। आज जो ये जागतिक स्पर्धा है, ग्लोबल कंपटीशन, ये केवल भारत के लिए नहीं पर बल्कि दुनिया के सारे देशों के लिए बहुत भारी चुनौती है। मैं पिछले 50 वर्ष से अमेरिका में रह रहा हूं, तो आज ये वहां पर भी बहुत बड़ी चुनौती है। और लेकिन आज विषय भारत का है, जैसा कि कुछ वक्ताओं ने बताया, और ये सच है कि भारत की शिक्षा पद्धति में अति सुधारणा
की अति आवश्यकता है और बहुत तुरंत वो सुधार होनी चाहिए, ऐसा हमारा मत है। ये गुरुत्व उन्हीं बातों से जुड़ा है और इन्हीं बातों का निरीक्षण करते हुए हम लोगों को ये प्रोत्साहन मिला है। तो ये गुरुत्व की बात हम आपके सामने अब थोड़ी देर में पेश करने जा रहे हैं। एक चीज मैं कहूंगा, जब जिससे भी हमने ये बात की गुरुत्व कॉन्फ्रेंस के बारे में, चंचल जी मालवीय ने या माननीय जिंदल जी ने या मैंने या किसी भी कार्यकर्ता ने जब बात की, तो समाज ने हम लोगों को बहुत प्रोत्साहन दिया और सभी ने हमेशा कहा कि ये सुझाव, ये कल्पना बहुत उपयुक्त है, सुंदर है और हम इसको पूर्ण सहयोग देंगे। तो उसका ये फल हुआ कि पिछली जो हमारी पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी पिछले वर्ष, उससे इस बार 2.5 से 3 गुना रजिस्ट्रेशन हुआ है। और आप सबको और हमें भी बहुत खुशी है, आपको भी खुशी होगी कि कल का जो कार्यक्रम है, जिसके अंदर में शिक्षक का प्रशिक्षण कार्यक्रम है आधे दिन का, उसमें 100 से अधिक, और चंचल जी को शायद सही नंबर मालूम होगा, शायद 120 से अधिक लोग उपस्थित होंगे। ये सब कुछ केवल आप सबके प्रोत्साहन के कारण संभव हो रहा है। इसलिए हमारी कार्यकारिणी आपको हार्दिक धन्यवाद देती है और इस मामले में आपका अभिनंदन करती है। और निश्चित रूप से आप सबका मार्गदर्शन और सहयोग इसकी अपेक्षा करते हुए ही हम भविष्य में अपने कदम उठाएंगे और इसके लिए आप हमें जो भी सुझाव देंगे हम इसको हृदयपूर्वक स्वीकार करेंगे। इतना कहने के बाद मैं आपको अब ले चलता हूं कोलैबोरेटिव गुरुत्व की तरफ। इसका एक आज की जो कॉन्फ्रेंस है ये कोलैबोरेटिव गुरुत्व के बारे में है। तो इसका ओवरव्यू अभी हम देने का प्रयास करेंगे। इसे कोलैबोरेटिव क्यों कहा, ये भी मैं बाद में उस पर भी विचार करेंगे। और ये गुरुत्व क्या है, क्योंकि हम शायद कुछ चीजों को, अपनी ही चीजों को भूल गए होंगे, तो हम उसको दोबारा आधुनिक रूप से ये गुरुत्व क्या है, 21वीं सदी के लिए गुरुत्व क्या है और वो क्यों महत्वपूर्ण है और उसे कैसे अमल में लाया जाए, इन चीजों पर भी हम थोड़ा विचार करेंगे। तो हम अगली साइड पे चलते हैं। नेक्स्ट, ये जो आप अभी चित्र देख रहे हैं, इसके अंदर में 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और चौथा जो जहां लिखा है वैल्यू एडेड ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसका परिणाम, उपयुक्त परिणाम है। तो 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स पे अगर हम उचित अमल बजाएंगे और उसमें यदि हम पूर्णतया यशस्वी हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारा हर नागरिक ट्रांसफॉर्म्ड यानी वैल्यू एडेड सिटीजन बनेगा, ऐसा हमारा मत है। और इस पे हम जो है ब्लॉक बाय ब्लॉक आगे विचार करेंगे। तो एक में, जैसा कि पाद जोशी जी ने कहा था, विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, संस्था और एक्सपर्ट, इन सब के बीच में इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन किस प्रकार होए जिससे कि विद्यार्थी की वृद्धि हो, वो एक ब्लॉक है और उसमें बाद में और बात करेंगे। दूसरा ब्लॉक जिसे हमने लाइफ कहा है, लाइफ का मतलब यहां पर है लीडरशिप, इनोवेशन एंड वैल्यूज इन द फाउंडेशनल एजुकेशन। फाउंडेशनल एजुकेशन क्या है, और अभी पादोशी जी ने बताया कि किसी कमीशन ने 0 to 10 या 1 to 10 को की प्रथा शुरू की है। हम इसी को फाउंडेशनल एजुकेशन मानते हैं। कई शिक्षा से जुड़े हुए लोग कई देशों में इस पर उन्होंने विचार किया है, पुनर्विचार किया है और अनुसंधान किया है, और उन्होंने पाया है कि यदि गाड़ी पटरी से छूट गई प्रारंभिक शिक्षा में, तो वो गाड़ी पटरी से छूटी रहती है बचे हुए शेष शैक्षणिक जीवन में। तो इसीलिए हम इस गुरुत्व की बात को, इस
इस समझ को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं और इसमें हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तीसरा इसका जो ब्लॉक है, देखिए गुरुत्व की समझ तो बहुत सरल है, गुरुत्व का तत्व भी बहुत सरल है और आमतौर पे हम सब लोग इसको जानते हैं क्योंकि ये हमारे संस्कृति का एक अविभाज्य हिस्सा है। परंतु इस गुरुत्व को हम किस तरह से अपनाएं, किस तरह से इसे अमल में लाएं, ये सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि आज शिक्षा के अंदर में कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे कि शिक्षा का स्तर बहुत ही नीचे आ गया है और इसमें विद्यार्थी विशेषकर, पालक विशेषकर और भारत माता विशेषकर बहुत दुखी है। शिक्षक भी इसमें बहुत दुखी है, संचालक भी इसमें दुखी है, लेकिन सबकी कुछ न कुछ मजबूरी बन चुकी है क्योंकि ये प्रथा ने 200 साल तक अपनी जड़ें इस महान धरती पर दुर्भाग्य से जड़ ली है। तो मैं आप स्वयं को भी यही चुनौती देता हूं और आप सबको भी यही चुनौती देता हूं कि हम अपनी जान पहचान पुनर्स्थापित करने के लिए अपने आप को निश्चित रूप से प्रभावी समझें और हर प्रकार का सहयोग दें जिससे कि हम अपने आप को फिर से दुनिया में ऊपर ला सकें। अभय जी ने कहा था कि किसी समय हमने सेल फोन के बारे में सोचा भी नहीं था और अब सोच सेल फोन के बिना होती नहीं है। हमारी भी कुछ ऐसी हालत है, बिना पावर पॉइंट के हम आगे बढ़ नहीं सकते, लेकिन मैं समझता हूं कि एक दो पल में हम आगे बढ़ने के योग्य हो जाएंगे। अगली पे आ जाओ भैया, बस बन गया था, धन्यवाद। तो देखिए ये कोलैबोरेटिव गुरुत्व क्या है, इसकी एक सरल परिभाषा आपके सामने रखते हैं। संगठित प्रयास, मुझे पता नहीं आप सभी उसे देख सकते हैं या नहीं। संगठित प्रयास और विशेष शिक्षा पद्धति द्वारा प्रभावी नागरिक का निर्माण, यही कोलैबोरेटिव गुरुत्व है। इसमें 3 शब्द जो हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरी आवाज बहुत ज्यादा गूंज रही है या आवाज ठीक है? आवाज ठीक है। तो संगठित प्रयास ये महत्व की बात है, विशेष शिक्षा पद्धति ये भी महत्व की बात है और प्रभावी नागरिक का निर्माण। जन्म होता है तो नागरिक तो बन ही गया, परंतु प्रभावी नागरिक किस तरह बनेगा, ये 3 बातें हम गुरुत्व के अंदर में बहुत गंभीरता से लेते हैं। दूसरी एक और परिभाषा आपके सामने रखता हूं, अगली स्लाइड, कि प्रारंभिक शिक्षा में यानी 1 to 10 प्रारंभिक शिक्षा में नेतृत्व, नवीकरण, मौलिकता और शिक्षा का संतुलित समावेश, यही संगठित गुरुत्व है। देखिए आज की जो शिक्षा है उसे हम कहते हैं एकेडमिक एजुकेशन। 2 और 2 4 कैसे होते हैं, इतना ही हम सिखाते हैं, लेकिन वास्तविकता में अगर आप इसको गहराई में सोचेंगे तो 2 और 2 कभी कभी 4 होते हैं, कभी 4 से कम होते हैं और कभी 4 से ज्यादा होते हैं। ये 2 और 2 को आप किस तरह से मिलाते हैं इस पे निर्भर करता है और उसको हम गुरुत्व के माध्यम से समझाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा हेतु है कि आउट ऑफ द बॉक्स नवीकरण, नेतृत्व, इन सब का संतुलित प्रभाव विद्यार्थी पे हो। इस बात को फिर हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसे ध्यान में रखिए कि आज की शिक्षा में किसी भी प्रकार का नेतृत्व के प्रति, नवीकरण के प्रति और मौलिकता के प्रति कोई प्रयास नहीं होता। अगर थोड़ा बहुत होता होगा, लेकिन गुरुत्व की कल्पना यह नहीं कि आप जाके नेतृत्व का एक क्रैश कोर्स ले लेंगे तो आपके बीच में नेतृत्व आत्मसात हो जाएगा, शायद नहीं होगा। ये आत्मसात करने की बात है, केवल पुस्तक पढ़ने की बात नहीं है। तो इस गुरुत्व प्रणाली में ऐसा वातावरण बनेगा, मैं आगे बात करूंगा, जिससे कि 24/7 मतलब सदैव उस स्कूल का ऐसा वातावरण होना चाहिए जिससे कि विद्यार्थी की मानसिकता
कभी उसको आधी रात को भी जगाओ तो वो कहेगा नेतृत्व, नवीकरण, मौलिकता और शिक्षा। आगे हमने यहां पर संगठित शब्द काम में लिया है। इसका केवल मतलब है कि सबका इसमें सहयोग हो। और दूसरा शब्द गुरुत्व है। गुरुत्व विद्यार्थी का प्रबोधित परिवर्तन करवाता है। यह प्रबोधित परिवर्तन क्या है? यह है कि हर बात में वो ये विचार करता है कि ये क्या है, ये क्यों है और ये कैसे करना है। नेक्स्ट स्लाइड। ये वो पहला बिल्डिंग ब्लॉक था कोलैबोरेशन का, सीमलेस कम्युनिकेशन एंड एग्जीक्यूशन अमंग द स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स एंड एक्सपर्ट्स एंड इंस्टीट्यूशंस। अगली स्लाइड पे आइए। तो इसमें कोलैबोरेटिव एक्शंस सिंपली मीन्स स्ट्रक्चर्ड कोऑपरेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर, इंस्टीट्यूशन, पेरेंट, स्टूडेंट एंड एक्सपर्ट। उसे टिप्सी कह सकते हैं। और साथ ही साथ में हर प्रकार की उपयुक्त टेक्नोलॉजी का उपयोग उसमें आना चाहिए। इसी को हम कोलैबोरेटिव एक्शन समझते हैं। दूसरी तरफ हमने लिखा है गुरुत्व। इसका क्या हेतु है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ गुरुत्व? द सोल पर्पस ऑफ गुरुत्व इज टू ट्रांसफॉर्म द स्टूडेंट। देखिए, पुस्तकी ज्ञान आपने दे दिया, लेकिन उससे उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या नहीं, इस पर हमें विचार करना है। आज की शिक्षा पद्धति में केवल पुस्तकी ज्ञान किस प्रकार से लिया जाए, किस प्रकार से चीजों को रटा जाए और उसके पार हमारी कोई विचार, उसके पार हमारा कोई विचार बढ़ता नहीं है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में उसके पार जाना है, क्योंकि हर विद्यार्थी को वैल्यू एडेड सिटीजन बनाना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन यानी प्रबोधित परिवर्तन, ये कैसे होता है? आपने एक ब्लॉक पहले देखा था, बिल्डिंग ब्लॉक। इसमें थोड़ी रिपीटिशन अवश्य है, क्योंकि विषय भी यद्यपि सरल है, लेकिन इसकी उपयुक्तता जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक इसके एग्जीक्यूशन में हमारी उतनी शक्ति नहीं बन पाएगी। तो संतुलित चतुरंगी शिक्षा द्वारा प्रबोधित परिवर्तन होता है, और वो चार चीजें हैं: नेतृत्व, नवीकरण, मौलिकता और शिक्षा। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की दूसरी परिभाषा यहां पे जो अभी मैंने बात की थी कि लाइफ, तो लीडरशिप क्या है, वैल्यू, अभी उसमें माटे जी ने खूब बताया मौलिकता और एथिक्स के बारे में। और फाउंडेशनल एजुकेशन में एक्सेलेंस होना आवश्यक है। तो शिक्षा का महत्व कम नहीं हो सकता, परंतु शिक्षा के साथ साथ लीडरशिप, वैल्यू एंड इनोवेशन इन द balanced way, these have to be incorporated right along with the education. I can throw some examples, and I'll do it in a minute or so, about the leadership, about the innovation, and as well as about the values. We'll come to that in a moment. We'll go to the next slide. How to implement collaborative Gurutva. As I said, the concept is very simple. We all understand it's part of our culture. But to adopt it and to bring it into our education system is the biggest challenge. And the only people who can bring that is the citizen of India. Nobody else can do it, because it has so politically oriented, so many vested interests are there, that without blaming anyone, I would simply say that it is the responsibility of the student, of the youth, and of the citizen to turn the wheel around. Now, in implementing, if you look at that building block, there are 4 aspects that we are going to look at. One is the curriculum. In the curriculum, it is very important to incorporate in a very balanced way, in a very effective way and sincere way, the life, that is the leadership, innovation,
values in the foundational education. The other thing is we must use technology because we want to be relevant to the 21st century, and that comes under the technology. Teaching and learning. The teacher is the driving force in this whole thing. Therefore, it is very important to constantly upgrade the skills of the teacher and the commitment of the teacher. Therefore, the teachers' training programs are extremely important, and our Malviya ji will cover that later on in his presentation. So all kinds of creative projects have to be brought into the education system. Another thing that we have to do, and Pat Joshi had kind of touched on that, is the needs of the country and raise the awareness. For example, let me try. For example, we can build the nuclear technology. We can go on the, where did we go? Mars or Mangal? We can do that. However, if you look around, half of the population, their needs with respect to hygiene, with respect to health, with respect to water, the needs of the farmer with respect to plowing, all these are very serious issues, and they are equally important national issues. Unless they are brought into the mind of the student at this early stage, he's going to miss those out. Today we are missing that out. We are producing a population that's about 300 million people who are as capable, as educated, and as prosperous, perhaps as the Americans. I won't be surprised. You just have to go and see the property value in Pune and most places. However, we do have 900 million other people whom we cannot forget. You cannot build a nation on 300 million people if your population is 1200 million. So, that has to be incorporated into the teaching and the learning. And as far as the processes are concerned, we talked about TIPSI, the collaborative effort, has to be part of the process. And the school has to create a transformative environment. And that can be done only if it has to percolate top down. Then the sanchalak of the institution, the founder of the institution, the operator of the institution has to do that. And then the principals have to implement that. And the teachers have to be trained and retrained, and they have to take it down, and then the student will receive it. And it is my belief, at least, and the belief of the Karyakarini, then we will be Vishwaguru. Let me go to the next slide. As I said, the role of the teacher is extremely crucial. संगठित गुरुत्व की विशेषता 3 चीजें हैं. एक तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है, क्योंकि हमको 21वीं सदी में आगे बढ़ना है. विशेष शिक्षक प्रशिक्षण, और ये निरंतर करना है, और उपयुक्त परिवर्तनशीलता की आवश्यकता है. अब हम ये नहीं कह सकते कि पिछले 10 साल से हम ऐसा करते आए हैं, इसलिए अब हमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, हम सब कुछ जानते हैं. उसमें अब कई देशों को बहुत भारी चुनौती है. हमें भारत में ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है. हमें परिवर्तनशीलता को स्वीकार करना होगा. 2 उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा. अगली स्लाइड. एक मैंने लिया है क्यू या लाइन का अनुशासन. 50 वर्ष अमेरिका में रहने पर मैंने एक चीज महसूस की कि वहां पर अगर आप किसी को $100 भी दोगे और कहोगे भैया ये लाइन तुम तोड़ जाओ और 4 आगे बढ़ जाओ, वो नहीं बढ़ेगा. मैं आपको निश्चित कहता हूं वो नहीं बढ़ेगा. मैं कहानी नहीं बना रहा हूं. भारत में आपको शायद ₹100 देने होंगे कि भैया जो तुमने लाइन तोड़ी थी, अगर बुरा ना मानो तो पीछे आ जाओ, ये लो ₹100. आप तो इसको रोज अनुभव करते ही हो. अब मैं एक चीज बताऊंगा. ये मैंने क्यों कहा क्यू या लाइन का अनुशासन. अभी विषय तो गुरुत्व का है, इसलिए कहा. एक छोटा उदाहरण है, काल्पनिक कथा है कि एक विद्यार्थी
उसने देखा कि एक साहब ने लाइन तोड़ी और वहां पहुंच गए। तो उसने क्या किया, उसने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और उनको दे दिया। जैसे ही उसने वो कार्ड पढ़ा, उसने कहा आई एम सॉरी, वो आके यहां खड़ा हो गया। कार्ड में क्या लिखा था? कार्ड में लिखा था, लाइन तोड़कर भारत का अपमान मत कीजिए। और पिछले साइड में लिखा था, लाइन में आ जाइए और तिरंगा को फहराइए। तो यहां पर क्यों मैंने ये उदाहरण दिया? क्योंकि उस विद्यार्थी ने नेतृत्व लिया, उस विद्यार्थी ने नवीकरण किया। उसने उसके साथ वाद विवाद नहीं किया, लड़ाई झगड़ा नहीं किया, उसने नवीकरण किया। ठीक है, दो चीजें हो गई। तीसरा, उसने अपनी मौलिकता का पालन किया। तीन चीजें हो गई। और चौथी चीज ये हो गई कि जब उसने ये तीन चीजों को किया तो वो प्रबोधित नागरिक बन गया, ट्रांसफॉर्म्ड हो गया। ये विश्वास सबको हो गया, जिसने लाइन में उस बालक को देखा होगा, उन सबको ये समझ शायद नजर आ गई होगी। इसीलिए मैंने ये उदाहरण दिया कि ऐसी बातें हमें स्कूल में करनी है, छोटी छोटी बातें करनी है। मंगल पे जाने का तो भारत सरकार कर लेगी। 2 बीघा जमीन, ये मैंने क्यों कहा? मैं एक किसान का लड़का हूं, वो किसान ऊपर चला गया और मेरी खेती अब है नहीं, मैं अमेरिका में रहता हूं। लेकिन उस 2 बीघा जमीन को मैं कभी नहीं भूला। और आज भी जब भी मैं आता हूं, मैं अपने गांव जाता हूं हनुमान जी के दर्शन के लिए, और किसी न किसी किसान से जब मिलता हूं तो ऐसे लगता है वास्तव में मैं देवता को मिला हूं। ऐसे देवता नगरों में बहुत कम होते हैं, गांवों में होते हैं। 2 बीघा जमीन क्यों? देखिए, जिन्होंने खेती से जिनका परिचय है वो जानते होंगे कि पहले हमारे यहाँ पे उसको हिंदी में कहते हैं हल, अंग्रेजी में प्लाव, मराठी में नांगर है, ठीक है ना? वो वैसा का वैसे ही चलता रहा। 50 साल निकल गए, वो वैसा का वैसे ही चलता रहा। 2 बैल उसको खींचते थे या 1 बैल खींचता था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देखिए जी, अमेरिका में भी ऐसा ही हल था, जिसे 2 घोड़े या 1 घोड़ा खींचता था। लेकिन उस हल को आगे जाकर उन्होंने कोई गियर बॉक्स लगा दिया तो वो आसान हो गया, तो उससे उत्पत्ति बढ़ गई। फिर आगे जाके उसने कोई और चीज कर दी घोड़े के लिए, तो घोड़े की शक्ति बढ़ गई। फिर उसने कोई और चीज कर दी और शक्ति बढ़ गई, खींच तो घोड़ा ही रहा था। फिर ये हमारे यहां क्यों नहीं हुआ? अगर आप आज भी शिकागो के साइंस एंड इंडस्ट्री म्यूजियम में जाएंगे, अन्य म्यूजियम में जाएंगे, तो वहां पे आप ये इतिहास देखेंगे। कहने का मतलब है कि किसी स्कूल में, अब ये काल्पनिक कथा है, किसी एक स्कूल में बच्चों ने निर्णय ले लिया कि हम उस गांव के एक किसान के 2 बीघा जमीन का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, और वो 20 बच्चे उस काम में 1 साल लगाने को तैयार हो गए। मेरा समय खत्म होने का आ गया, वो तैयार हो गए। फिर उन्होंने सोचना चालू किया कि ये कैसे खींचता है, ये बैल, इसको क्या खाना चाहिए, इसमें बीजारोपण कैसे करना चाहिए, इसका पानी का कैसे क्या किया जाए, इसके बाद में इसको कीड़े ना लगे, और ये मार्केट में जाकर किस तरह बेच सकता है, और फिर ये अपनी आर्थिक व्यवस्था को किस तरह से संभाल सकता है। क्या ये विषय पर हमको विचार नहीं करना चाहिए? अगर हमारा विद्यार्थी, चाहे वो 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में हो, अगर वो करता है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब वो अपनी डिग्री हासिल कर लेगा, जैसे मैं 2 बीघा जमीन को नहीं भूला, वो 2 बीघा जमीन को नहीं भूलेगा। और यही गुरुत्व की भावना है। इसके अंदर में भी वो चारों चीजें उस विद्यार्थी में आ जाएगी। उसने नेतृत्व लिया, उसने अपना कर्तृत्व किया, उसने नवीकरण के ऊपर विचार मंथन किया, उसने अपने मौलिकता को संभाल के रखा, उसमें कौशल्य आ गया, वो प्रबोधित नागरिक बन गया और भारत का झंडा ऊंचा हो गया। एक छोटी सी बात है कि ये अर्जेंसी क्या है इतने गुरुत्व की।
रुक सकता है, अभी 200 साल रुके हैं और 50 साल रुक जाए, कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसा आम आदमी सोचता होगा। लेकिन अगली स्लाइड में आप देखेंगे कि इसकी अर्जेंसी क्या है। ये तो कल हो जाना चाहिए था, तो आज तो निश्चित होना चाहिए। अगली स्लाइड भैया। तो इसमें है द नेशनल एंड ग्लोबल कंपैटिटिव मार्केट कंडीशंस डिमांड अ स्किल्ड लीडरशिप। उन्होंने रिसर्च किया है कि जो हमारे इंजीनियर भारत के 100 इंजीनियर को लो तो मेरे ख्याल से 20% रिसर्च के अनुसार मैं कह रहा हूं, और यहां पे माननीय जिंदल जी बैठे हैं, वो तो इसका रोज अनुभव लेते होंगे, 28% या 20% इसके इतने ही लोग हैं जो कि मिनिमम डेलीगेशन के आधार पर अपना कार्य संचालित कर सकते हैं। ये बहुत दुख की बात है ना, 72 लोग जो हैं वो योग्य नहीं है। तो जागतिक स्पर्धा टल नहीं सकती, ये सच्चाई है। हर क्षेत्र में स्पर्धा है, राष्ट्र के अंदर, राष्ट्र के भीतर भी स्पर्धा है, राष्ट्र के बाहर भी स्पर्धा है। ये चुनौती सारे देशों को है, लेकिन हम भारत के चुनौती की बात कर रहे हैं, और ये चुनौती व्यक्ति, संस्था, उद्योग और देश, इन सब के लिए चुनौती है। इसलिए हमें गुरुत्व को स्वीकार करना होगा। मेरी आखिरी 2 स्लाइड में इसका उत्तर मिल जाएगा। पहली बात, गुरुत्व का 21वीं सदी में परिणाम क्या होगा। अगली स्लाइड। ये हमारे कार्यकारिणी का और मेरा अहम विश्वास है कि उद्योग में वृद्धि होगी। अगर वो चारों चीजें, 3 जो हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स बताए थे, उसका यदि हमने परिपालन किया तो उद्योग में वृद्धि होगी, आर्थिक समृद्धि होगी, सुरक्षित राष्ट्र होगा और सर्व लोगों का सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट होगा। अगली स्लाइड पे आ जाए। समय के कारण मैं इसको जल्दी से खत्म करता हूं। What is the economic impact of Gurutva? Most people would have thought Gurutva is an academic exercise. No sir, it is a reality. It affects your life. It affects the life of the nation. And how does it affect? When a student comes out of the Gurutva, the way I have defined the Gurutva, his productivity will go up. And the productivity will bring the profits. When the student, when he becomes a professional and applies the leadership and innovation, there will be growth in the revenue, there will be growth in the production, and that will increase the revenue. So as a result of increasing the profits and the revenue, what does it do? It creates jobs. And that's what we need. We need more jobs because we have a huge population of young people. And it's about time that we not delay the Gurutva for a moment, that you take it. मैं सभी संचालक लोगों को, सभी प्राध्यापक लोगों को, शिक्षक लोगों को और सारे समाज के नेताओं को नम्र निवेदन करता हूं कि इस धरती के लिए, इस महान देश के लिए, इस महान संस्कृति के लिए आप गुरुत्व को अपनी अपनी संस्थाओं में प्रवेश दीजिए और इसको आगे बढ़ाइए। इतना कहकर मैं आप सबको प्रणाम करता हूं।